अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 11 जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसके स्टार्ट में दो बड़ी ही बेसिक बातें आपको बतानी है। वीडियो को बेटा आपने बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल सके, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यूज जो है वो एक लाजमी आना होता है और ये दो टॉपिक्स में से ही एमसीक्यूज आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये आमतौर पर बच्चों को पता नहीं चलता कि इनकी डोमेन कैसे लिखी जाए या इनकी रेंज किस बुनियाद पे होती है। इसका असल जो है वो रियल इसकी बेस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो मैं आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा बेटा। अगर हम ये एक फंक्शन लिख लेते हैं, सपोज कर लें ये थीटा लिख लें, एक्स लिख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, थीटा की वैल्यूज़ हैं 45 है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 60 है, तो ये इनको कहते हैं इनपुट वैल्यूज़। ठीक है, इनपुट वैल्यूज़ का जो सेट होता है ना किसी फंक्शन में, उसको डोमेन सेट कहते हैं जी, आपने याद रखना है, डोमेन सेट। इनपुट वैल्यूज़ का जो सेट बनता है वो डोमेन सेट कहलाता है। ठीक है, अब जब यहाँ वैल्यूज़ आप पुट करेंगे तो जाहिर बात है बेटा आंसर्स भी आएंगे। तो यहाँ से जो y के आंसर्स आएंगे, सपोज कर लें y आपके पास आता है 1/√2 आ जाता है, या आप 60 पुट करेंगे तो √3/2 आ जाता है, या इस तरह की और बहुत सारी वैल्यूज़। ये जो वैल्यूज़ हैं ये हैं आउटपुट वैल्यूज़। ठीक है, इनको आंसर्स भी कहते हैं आप, आउटपुट वैल्यूज़। ये किसी भी फंक्शन के अंदर मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये आउटपुट वैल्यूज जो होती हैं ये मिलकर क्या बना देती हैं बेटा, रेंज सेट बना देती हैं जी। तो डोमेन और रेंज का ये कॉन्सेप्ट है। किसी भी फंक्शन में, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, y = sin x ले लें आप, तो आप देखें x की वैल्यू कोई पुट करें तो y का आंसर मिलेगा। यहाँ पे जो वैल्यूज पुट करेंगे वो इनपुट वैल्यूज होंगी और वो डोमेन सेट जो है वो बनाएंगी। ठीक है, इसी तरह जो आंसर आएंगे वो रेंज सेट होगा जी। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बच्चों याद रखिएगा, कोई ऐसी वैल्यू जो हम फंक्शन में पुट करें और हमें आंसर ही ना मिले या हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाए तो वो वैल्यू हमारी डोमेन में शामिल नहीं होती। लेकिन यहाँ पे इसमें और ये होता कब है, ये उस वक्त होता है जब आपका कोई फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन के अंदर हो। तो ये फ्रैक्शन के अंदर नहीं है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप ये वाला फंक्शन ले लें। आप जानते हैं कोसिकेंट जो है वो किसके इक्वल होता है बेटा, 1/sin के बराबर होता है जी। अब ये फ्रैक्शन बन गई है डिनोमिनेटर के अंदर। अब जब जीरो आ जाएगा तो ये 1/0 आपको पता है अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो वैल्यूज जो हम यहाँ पुट करें और ये जीरो नीचे बने, वो वैल्यूज इस फंक्शन के डोमेन में शामिल नहीं होंगी। मिसाल दे देता हूँ आपको। आपको पता होना चाहिए कि sin 0 0 होता है। ठीक है, sin 0 = 0 होता है। अब जीरो से यहाँ पे नीचे जीरो आ रहा है, थीटा की वैल्यू जीरो पुट करने से, और 1/0 जो है वो क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि इस फंक्शन में थीटा की जो जीरो वैल्यू है वो इस फंक्शन के डोमेन में शामिल नहीं होगी। तो जरूरी नहीं है कि ये और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि साइन थीटा जो है वो कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, वो हमें चीज सीखनी है जी। तो ये मैंने अभी आपको डोमेन और रेंज का बताया है। अब मजीद मैं आपको बताता हूँ आगे, जरा गौर से देखिएगा। ये यहाँ पे चीज समझने वाली कि साइन थीटा जीरो कब होता है। याद रखिएगा, साइन का फंक्शन जीरो सिर्फ उस सूरत में होता है जब थीटा की वैल्यूज जो है वो पाई का मल्टीपल होती है जी। ठीक है, और ये जो n है ये शुरू हो रहा है जी n 0 से, 0 1 2 3, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी शामिल है। बल्कि आप यूं कह लें -1 -2 -3, ये सारी वैल्यूज के ऊपर ये साइन का फंक्शन आपको जीरो आंसर देगा। तो आप यूं कह सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, जब n जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है तो ये थीटा की वैल्यूज यहां पुट करने से आपको जीरो आंसर मिलेगा। ठीक है, ये आपने साइन थीटा के केस में याद रखना चाहिए। अब आ गया जी कॉस थीटा। ये दो ही बेसिक हैं, ये आपने ध्यान में रखने चाहिए। कॉस थीटा जो है ये फंक्शन जीरो आंसर कब देता है जी, 90 के ऊपर, 90 के ऊपर, 270 के ऊपर, इस तरह 90 के जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं इसको हम कह सकते हैं π/2, 3π/2, 5π/2। आप चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इनको हम बोलते हैं बेटा
ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जब भी आप ये वैल्यू यहाँ कॉस के फंक्शन में पुट करेंगे तो आंसर आपको 0 मिलेगा। अब ये इनको हम कैसे समराइज कैसे करें, इसको जनरलाइज कैसे करें, तो ये देखें ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑड नंबर है। आप इसको 2n+1 लिख लें या 2n-1 लिख लें, दोनों ऑड नंबर होते हैं, याद रखिएगा, आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप जो मर्जी लिख लें, ठीक है। ये है ऑड नंबर, ये देखें n की कोई भी आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ऑड नंबर मिलेगा। n की वैल्यू 0 पुट कर लें, आप -1 कर लें तो आपको ऑड नंबर मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो इसको कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ये मैंने जनरलाइज कर दिया, ये वो वैल्यूज हैं जिनको हम कॉस के फंक्शन में पुट करें तो आंसर हमेशा आपको 0 मिलेगा। इसको बेटा यूं भी लिख सकते हैं, कोई बच्चा यहां से धोखा ना खाए, ये भी एक ऑड नंबर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको भी कहेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, इसको भी कहेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। तो ये जो स्टोरी है ये किसकी है, ये कॉस थीटा की है, इसको आपने जहन में रखना है। यहाँ पे n जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, यहाँ भी n जो है वो z से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो चीज है ये दोनों बहुत ही अहम है, ये आपने जहन में रखनी है कि साइन थीटा कब 0 होता है और कॉस थीटा कब 0 होता है। तो अब मैं ये बता रहा था आपको कि साइन थीटा की जो डोमेन है, इनपुट वैल्यूज जो हैं उसके अंदर तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन भी नहीं है, ये रेडिकल एक्सप्रेशन भी नहीं है, ठीक है। इसलिए याद रखें डोमेन, इसका साइन के फंक्शन की डोमेन पूरे का पूरा रियल सेट होता है, और रियल सेट को हमेशा आपने याद रखना है कि हम इस तरह भी उसको लिख सकते हैं। ये इसके लिखने का दूसरा तरीका आपको बता रहा हूं, ये इस तरह लिखा हुआ हो या इस तरह लिखा हो, ये भी रियल सेट है पूरे का पूरा, ठीक है जी। बुक में यूं भी लिखा हुआ है और यूं भी आप लिख सकते हैं, पूरे का पूरा रियल सेट। तो मतलब ये हुआ कि साइन के फंक्शन में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो आप पुट करें तो आपको अनडिफाइंड आंसर मिले, क्योंकि फ्रैक्शन ही नहीं है, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स नंबर भी नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कोई रेडिकल एक्सप्रेशन तो है नहीं है। लिहाजा पूरे का पूरा रियल सेट जो है वो इसकी डोमेन में शामिल होता है, ठीक है। अभी मैं सारी डोमेन आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। कॉस के फंक्शन में भी ऐसे ही है, तो कॉस में भी ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है ना, ये जो मैंने आपको चीजें बताई ये फ्रैक्शन में आएंगी, ये भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो कॉस में भी इसकी जो डोमेन है वो पूरे का पूरा जो है वो रियल सेट है, -∞ लेस देन थीटा लेस देन और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। रियल सेट को यूं लिख लें, एक ही बात है। अब आपको यहाँ पे स्टोरी सही समझ में आएगी कि टेंजेंट की डोमेन फिर क्या होगी। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए टेंजेंट जो होता है वो होता है साइन ओवर कॉस। तो आप देख रहे हैं कि इसके नीचे कॉस आ गया। अब कॉस की वैल्यू जब आपको 0 मिलेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और वो वैल्यू जो है वो हम रियल सेट से निकाल देंगे, क्योंकि वो डोमेन में शामिल नहीं होंगी टेंजेंट थीटा की, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूं, इसकी डोमेन में मैं लिखूंगा r माइनस, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं। अब इसमें cos थीटा में आप आ जाएं, cos थीटा में क्या समझाया था आपको, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। आप प्लस में लिख लें माइनस में लिख लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। ये देखें, तो इस तरह बेटे मैंने रियल सेट में से इनको निकाल दिया है। इनको क्यों निकाला है मैंने डोमेन में से, क्योंकि ये वैल्यू जब मैं पुट करता हूं टेंजेंट में तो मुझे अनडिफाइंड आंसर मिलता है। तो याद रखें अगर भी वैल्यू पुट करके अनडिफाइंड आंसर आए तो वो वैल्यू डोमेन सेट में शामिल नहीं होती। दैट्स वाई हमने इसको रियल सेट में से माइनस करवा दिया जी, ठीक है। चलें जब आते हैं जी अगले फंक्शन में, कोटेंजेंट क्या कहता है। पहले हम इसका सिमिलर ले लेते हैं, सेकंड में आ जाए। आपको पता है सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है 1/cos, ये भी फ्रैक्शन है। इसके नीचे भी वही चीज आ रही है जो टेंजेंट में आ रही थी। लिहाजा याद रखना है आपने कि जो डोमेन टेंजेंट की होती है वही डोमेन जो है वो सेकंड की होती है। तो ये देखें कितनी आसानी होगी, दो फंक्शंस की डोमेन बिल्कुल सेम आ रही है। r माइनस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। लो मेरे प्यारे बच्चों, ये डोमेन जो है वो किसकी आ गई, सेकंड की। तो गौर से देख लें सेकंड की और टेंजेंट की डोमेन सेम आ रही है। वजह मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अब आप आते हैं कोटेंजेंट में आते हैं जी। कोटेंजेंट क्या होता है जी, कोटेंजेंट बेटा होता है कॉस ओवर साइन। अब इसकी ये भी एक फ्रैक्शन है ये, ठीक है। अब इसके नीचे क्या आ रहा है, साइन आ रहा है जी।
तो साइन जो है वो जीरो कहाँ पे होता है, वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया आपको। लुक एट दिस, यहाँ पे इन सारी वैल्यूज पे साइन जो है वो जीरो हो जाता है, तो वो हमें निकालनी है रियल सेट में से, क्योंकि उनको पुट करके तो आंसर ही नहीं हमें मिल रहा। तो कोटेंजेंट की डोमेन क्या होगी, r माइनस n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। इज इट क्लियर? तो ये डोमेन किसकी बन गई, कोटेंजेंट की डोमेन बन गई। रियल सेट में से आपने ये वैल्यूज निकाल दी हैं जी। अब जरा गौर करें कोसिकेंट के ऊपर। कोसिकेंट जो है वो किस चीज का नाम है, 1/sin का नाम है। तो ये तो वही चीज नहीं आ गई, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है, इसके डिनोमिनेटर में भी साइन है, तो इसकी डोमेन भी फिर वही होगी जो कोटेंजेंट की है। तो बड़ी आसानी होगी जी, कोटेंजेंट और कोसिकेंट दोनों की डोमेन सेम होगी जी। r माइनस n पाई n बिलोंग्स टू z। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हमें आसानी हो सकती है, ये देखें, ये इन दोनों की डोमेन सेम है, साइन और कॉस की। फिर उसके बाद टेंजेंट और कोटेंजेंट, सॉरी टेंजेंट और सीकेंट इन दोनों की सेम है। इन दोनों की सेम क्यों है, इन दोनों के नीचे कॉस आ रहा है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये रेड वाले जो दो नजर आ रहे हैं, कोटेंजेंट एंड कोसिकेंट, इनकी सेम है क्योंकि इनके नीचे साइन थीटा दोनों के नीचे आ रहा है। तो ये मैंने बड़े ही जबरदस्त तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। अब पता नहीं आपको जो है किस हद तक जो है ये अच्छा लगा है। अब चलते हैं जी बेटा इनकी रेंज की तरफ। रेंज क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि आप वैल्यूज जब पुट करते हैं, ये वैल्यूज अगर हम पुट करें तो जो आंसर्स आपको मिलते जाएंगे, उन आंसर्स का जो सेट बनेगा उसको हम बोलते हैं रेंज सेट। तो मैं जरा मुख्तसरन बात करना चाहूंगा। याद रखिएगा साइन थीटा का फंक्शन ऐसा है, थीटा की इसमें कोई वैल्यू पुट करें, साइन का जो फंक्शन है वो हमको आंसर हमेशा 1 और -1 के दरमियान देगा जी। तो इसको हम यूं लिखेंगे, ये देखिएगा जी, -1 and 1। अब ये जो नोटेशन है इसका क्या मतलब है, ये फ्लावर ब्रैकेट नहीं है, ब्रेसिस नहीं है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है। ये सेट के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है, मैट्रिसेस के लिए तो होती है लेकिन सेट के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये है कि 1, -1 और बिटवीन 1 and -1 जितने भी रियल नंबर होंगे, डेसिमल वैल्यूज जो कि बेशुमार हैं, इनफानाइट हैं, वो सारी की सारी इस सेट में शामिल है। तो ये आपने याद रखना है, ये एक इनफानाइट सेट है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूं। ये देखें जी, ये चल रहा है जी -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है जी। अब ये वाला जो एरिया आपको नजर आ रहा है 1, -1 एंड बिटवीन 1 and -1 देयर आर इनफाइनाइट डेसिमल वैल्यूज बिटवीन 1 and -1। तो ये इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा इनफाइनाइट सेट है। तो ये है वो वैल्यूज, साइन थीटा हमेशा आपको इस रेंज के अंदर जो है वो आंसर देता है। तो ये इसकी रेंज है। कॉस में भी ऐसे ही है, ये में फायदा हो गया जी। ये देखें बेटा, साइन और कॉस की रेंज जो है वो याद रखें वो सेम होती है। अब आगे चलते हैं जी। अब इसमें आप आ जाएं जी, अगर हम इनको निकाल देते हैं और वैल्यूज बाकी सारी इसमें पुट करते हैं तो टेंजेंट और कोटेंजेंट इनकी रेंज सेम है, वो आपने याद रखनी है। वो इनकी रेंज है वो पूरे का पूरा रियल सेट होता है जी, ठीक है। तो इनके आंसर जो है वो किसी भी रेंज में आ सकते हैं, पूरे का पूरा रियल सेट आपके पास आ सकता है टेंजेंट और कोटेंजेंट में। सीकेंट और कोसिकेंट के जो आंसर्स होते हैं वो थोड़े लिमिटेड होते वो भी इनफाइनाइट है। और वो कैसे होते हैं जरा गौर से देखिएगा। सीकेंट और कोसिकेंट में जो आंसर्स आपको मिलते हैं वैल्यूज पुट करने पे, वो याद रखें 1 और 1 से ग्रेटर होंगे या फिर क्या होंगे जी, -1 और लेस देन -1 होंगे। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है जी। मैं यहाँ पे आपको शो करके दिखा देता हूं कि इसका क्या मतलब होगा। ये देखें बेटा, ये 1 है और 1 से आगे जितने भी हैं ये सारे के सारे, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1। ये मैं आपको सीकेंट और कोसिकेंट की रेंज बता रहा हूं, ये सारे का सारा। और इधर इससे कम वाले जितने भी होंगे, इससे कम वाले जितने भी होंगे उनको कैसे लिखेंगे, लेस देन इक्वल टू -1। ये सारे के सारे, ये सारे के सारे। सीकेंट और कोसिकेंट कभी भी आपको इस रेंज में आंसर नहीं देंगे फंक्शंस। सीकेंट और कोसिकेंट में आप कोई भी एंगल पुट कर लें, एंगल की कोई वैल्यू पुट कर लें, कभी भी आंसर 1 और -1 के दरमियान वाला नहीं आएगा आपके पास। हमेशा आंसर 1 या 1 से ग्रेटर होगा
-1 या -1 से स्मॉलर होगा। सो दैट्स वाई ये जो लिखा हुआ है आपको समझ में आ गया होगा। इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अभी मैं दोनों में एक जैसा लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अभी मैं लिख रहा हूं, इसको इकट्ठा कैसे लिखते हैं वो भी बता देता हूं आपको। लेस देन इक्वल टू -1। तो प्यारे बच्चों इन दोनों को इकट्ठा यूं लिख सकते हैं। एक दफा y लिखें, इधर आप लिख दें ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इधर आप लिख दें लेस देन इक्वल टू -1। तो मुझे उम्मीद है आप यूं भी लिख लें या इस तरह लिख लें, एक ही बात है। तो ये था बेटा हमारा टॉपिक डोमेन और रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ये जो चीज़ें हैं ये किसी भी लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये काम आ सकती हैं। बस कॉन्सेप्ट जो है वो आपका जो है वो डेवलप होना चाहिए। हाँ, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्या होता है ये आपको सेकेंड ईयर के जो है वो मैथ में भी ये चीज़ें काम आएंगी जो मैंने अभी आपको बताई हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर 11 हम फर्स्ट ईयर का करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर मैथ्स जो है उसका चैप्टर 11 आगे फिर वीडियोस आपको इंशाल्लाह नोटिफिकेशंस के ज़रिए आपको मिलती रहेंगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।